क्योंकि विकास के नाम पर इनको प्राकृतिक संसाधनों को नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों को बेचना है और इसके पीछे राजनीतिक पार्टियों का हाथ है। वो चंदा लेते हैं और चंदा लेके धंधा बांटने का काम करते हैं। आप देखिए JBKSS के लोगों ने चुनाव लड़ा, कैसे लोगों ने चंदा दिया, पब्लिक ने चंदा दिया। तो हम लोग ऐसे लोग होंगे जो पब्लिक से नोट भी लेंगे और वोट भी। जयराम महतो ने भी ये बात क्लियर किया है कि हमको अपनी ज़मीन बचाना है और विकास करना है, तो अस्थाई विकास का मॉडल खड़ा किया जाएगा। आज देखिए विकास के नाम पर ये लूट हो रहा है, दरअसल ये विकास नहीं है। इसलिए विकास नहीं है कि ज़्यादातर जो कोल ब्लॉक आवंटन होते हैं उसमें ये तर्क दिया जाता है कि देश में बिजली की आपूर्ति किया जाएगा। का अतिक्रमण यहाँ होता है मगई अंगिका भोजपुरी का, तो आप लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं, उससे पहले विरोध नहीं होता है। तो जयराम जी जब आते हैं, जयराम जी बड़े बड़े मंचों में कहते हैं कि हम खतियान लागू कर देंगे, तो अभी जब आप लोग का इलेक्शन आता है तमाम नेता मंत्री ये भी कहते हैं कि हम 32 का बात करेंगे, लेकिन जब वही चीज़ें जो है पार्लियामेंट में जाते हैं या विधानसभा में जाते हैं तो बात नहीं रखते हैं। तो वैसे लोगों को चयनित कैसे करिएगा कि आप लोग आपके हित में बात करेगा और आपके हित को जो झारखंड के हितार्थ में जो काम आएगा उस चीज़ों का रखा जाए? ऐसा कैसे बदलाव होगा? बदलाव जब मैच्योरिटी में कोई आएगा तभी कानून बना पाएगा, है ना। लेकिन हम लोग इसी बात को पूरे राज्य में घूम घूम के कह रहे हैं ताकि ऐसा जनादेश मिले। अब चुनाव हुआ है, लोकसभा में जो भी परिस्थिति हो, चूँकि ये देश लेवल की चुनाव होती है, लेकिन झारखंड में हम लोग अभी जो अगली विधानसभा होगा उसमें इन चीज़ों को हम लोग बेहतर ढंग से लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। और लोगों को जिस कदर जागरूकता आया है, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे जो JBKSS है उसको लोगों ने बहुमत देने का काम करेगा ताकि हम लोग इस पर अमल कर सकें। JBKSS भी वैसा तो नहीं बन जाएगा जैसे भी दूसरे राजनीतिक दलों पे लोगों ने भरोसा जताया था कि हाँ ये पार्टी आ रहा है, हम लोग का सभी मुद्दा जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। विस्थापन का मुद्दा रह रहा है, 1932 का खतियान का मुद्दा रह रहा है। जब तक आप लोग का मेजोरिटी नहीं आएगा तो आप लोग कैसे इस चीज़ों को रख सकते हैं? आप लोग तो बस लोगों के बीच बस उस चीज़ों को रख रहे हैं। हकीकत में ये सिर्फ नहीं हो रहा है। अब 32 का बात तो कह के किसी को वोट ले सकते हैं, लेकिन इस चीज़ों को आप लोग धरातल पे कैसे लाइएगा? देखिए, सत्ता में नहीं जाते हैं तब तक हम मूवमेंट ही कर सकते हैं ना। प्रैक्टिकली ढंग से कैसे बेहतर पॉलिसी हो सकेगा उसके लेके हम लोग बिल्कुल ग्राउंड में काम कर सकते हैं। अभी मैंने विस्थापन के पे बात कहा, हम लोगों ने वहाँ पर विकल्प रखा। बड़का गांव में जो कर्णपुरा में आंदोलन हुई उसमें विकल्प रखा। हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये पॉलिसी गलत है, लेकिन उसमें सही पॉलिसी क्या होना चाहिए इस पे भी हम लोगों ने बात किया। और बात ये किया कि वो जो मिनरल्स है, पहला तो मेरा सवाल ये है कि ये मिनरल्स को लेकर हमारे संविधान में कहीं भी ये बात नहीं लिखा हुआ है कि ये जो संसाधन है प्राकृतिक संसाधन, इसका मालिक सरकार है। अगर हम लोग संविधान को देखेंगे तो संविधान की दृष्टि से अभी जितने भी MU हुए हैं वो गलत है, असंवैधानिक है और पूरी तरीके से गलत है। इसलिए मैं एक बात कह रहा हूँ कि संविधान में सिर्फ एक ही अनुच्छेद है 39B जो ये कहता है कि जन समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व, मतलब जन समुदाय का ये भौतिक संसाधन है, जो दिखने है, जो हम छू सकते हैं, जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो जन समुदाय का है। उनका नियंत्रण और उनका उपयोग इस तरीके से हो जिसमें समुदाय का हित हो। लेकिन हमने आपको पहले बताया कि इसका उपयोग इस तरीके से हो रहा है कि किसानों को 2 रुपया अगर मिल रहा है, सरकार को 6 रुपया रॉयल्टी मिल रहा है, तो 92 रुपया सिर्फ कंपनी को लाभ हो रहा है। तो ये समुदाय का इसमें हित नहीं हो रहा है। और मैं इतना ही नहीं, आपको अगर कहूँ तो एक फैसला आया 2013 में, 8 जुलाई 2013 को, कि ज़मीन मालिक ही खनिज का मालिक है, सरकारें नहीं। अगर ज़मीन मालिक ही खनिज का मालिक है, सरकार नहीं, तो ऐसे में सरकार हमारी संसाधनों को बिना हमसे सहमति लिए या हमारे बगैर हमारे सामानों कैसे बेच रही है? सीधा सवाल है। अब हम इसको सुलझाएंगे कैसे? देखिए, सुलझाना तो पड़ेगा कि इन संसाधनों का संविधान के दायरे में ही रास्ता निकालना पड़ेगा। संविधान कहता है कि इनमें समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए और समुदाय ही इसका प्रबंधन करे। तो इसके लेके ग्राम सभा स्तर पर प्रोड्यूसर्स कंपनियां बनाकर कोयले का जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम ऐसे निकालेंगे जिससे हम प्रकृति का भी विनाश कम से कम हो, हम तमाम चीज़ों को कम से कम बर्बादी किए हम
निकाले और उसका जो लाभ होगा वो समाज में सब में बटेगा। जैसे सामूहिक उत्पादन समान वितरण, जब ये होगा तो मैं थोड़ा इस पर क्लियर कर दूं कि अगर ऐसा होगा तो क्या मिलेगा। आज हमने कहा कि कनपुरा में 60 करोड़ का औसतन प्रति एकड़ कोयला है, हम 1 एकड़ में ही समझते हैं, तो 1 एकड़ में उसको 45 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम उसमें और भी माइनस कर दें 40 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। अगर इस 40 करोड़ में अगर हम 20 करोड़ सीधा ज़मीन मालिक को दे दें और 20 करोड़ में से जितने भी उसका 10% 2 करोड़ रुपया हम ग्राम सभा के विकास के लिए रख लें और बाकी जो 18 करोड़ बचता है उसमें उस परियोजना से जितने भी विस्थापित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, ये तमाम वहाँ के लोग जो उस परियोजना से बुरी तरीके से प्रभावित विस्थापित हो रहे हैं, सभी को जो इतने भी वयस्क हैं सब में अगर इक्वल शेयर बांटा जाए तो सही मायने में वो लोग स्थापित हो पाएंगे। जो विस्थापित हुए हैं उनको सही मायने में लाभ मिल पाएगा। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि देश का विकास तो हो या ना हो, कॉरपोरेटों का विकास तो हो जा रहा है, लेकिन जिसका ज़मीन है वो बर्बाद हो जा रहा है, उसको धूल मिल रहा है, उसको कीचड़ मिल रहा है, उसको बीमारी मिल रहा है, उसको लाचारी मिल रहा है, उसको बेरोजगारी हाथ लग रहा है और वो तमाम अपने जो आजीविका का साधन था उससे हाथ धो बैठ रहा है। एक बार अगर मुआवजा मिल भी गया, अगर किसी ने रोज़गार शुरू भी कर लिया, जिसने जीवन भर खेती किया हो, जो खेती करने में उसको मतलब कुशलता हासिल हो और आज अगर व्यापार करने जाता है तो वो नुकसान में जाता है, बाद में वो डूब जाता है। आप जानते हैं कि जो किसान लोग हैं जिसने कभी व्यवसाय नहीं किया है, अगर उसको 10 लाख मिलेगा, 10 लाख अगले साल पता चलेगा 8 लाख कर देगा, फिर जाके 6-7 लाख कर देगा, 3-4-5 सालों में वो पैसा को ख़त्म कर देता है। पैसा मिलता है, लोग अपने सपने पूरा करने में लग जाते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, पैसा सदा के लिए धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। शायद 100 में एक आध लोग खड़े हो पाते हैं, वरना फिर खड़े नहीं हो पाते हैं। और ऐसे लोगों को जो विस्थापित हो गए उसको फिर से खड़ा करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है सरकार के पास, कोई प्लानिंग नहीं है कंपनियों के पास। CSR के नाम पर ये लोग कुछ पैसा दे देते हैं, अभी DMFT के नाम पे जिला में जाता है, वो पैसा जो प्रभावित विस्थापित एरिया है उस एरिया में खर्चा ही नहीं होता है। ऐसे जगहों में होता है, साहब लोग का AC रूम में खर्चा होता है, उसको बैठने के लिए कुर्सी टेबल आता है, उसके शान शौकत की चीज़ें पूरी की जाती है। तमाम ऐसे जगह में जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ खर्चा किया जाता है और जो लोग वहाँ से बर्बाद हुए उसको खड़ा करने के लिए इन पैसों का उपयोग नहीं होता है। तो कुल मिला के मैं ये कहूँ कि ये जो हम लोग ऐसा पॉलिसी लाएंगे कि उसमें जो C-D ग्रेड की जो नौकरी होगी, जो रोज़गार होगा, वो उस परियोजना से जो प्रभावित हो रहे हैं, जो विस्थापित हो रहे हैं, पहली प्रायोरिटी उसी की होगी। उसके बाद ही अगर कुछ बचेगा तो हम उस जिला लेवल के लोगों का हम लोग मौका देंगे या राज्य लेवल का मौका देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए वहाँ बड़का गांव के ही कहूँ NTPC में अगर 500 लेबर काम कर रहे हैं तो 500 में पता चलेगा 200 स्थानीय नहीं है और 300 से ज़्यादा दूसरे स्टेट का है। तो ये जो सरकार ने कहा कि नहीं 75% स्थानीय को मिलना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें भी कहीं फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं हम लोग इसमें पूरी तरीके से स्थानीय लोगों को ही लिए करेंगे। अब वहाँ क्षेत्र में ग्राम सभा का विकास करने की बात हुई, उसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर लोगों के द्वारा ही देंगे। जितने भी C-D ग्रेड की काम होगी, जितने तरह का काम करना होगा वो ग्राम सभाएं कर देगी। जो लाभ होगा वो इक्वल सब में बटेगा, तो जो समुदाय का संसाधन है उसमें समुदाय का लाभ मिल पाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप देखें कि तमाम परियोजनाओं में आज यहाँ 7 करोड़ से ज़्यादा लोग उजड़ चुके हैं। 15 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें झारखंड की ली जा चुकी है। आज जो लोग विस्थापित हैं वो लोग कहाँ रह रहे हैं, किस हालत में हैं, इसका कोई डाटा सरकार के पास नहीं है। तो ऐसे में 20 साल या 24 साल बाद भी अगर हम लोग इस पर नहीं सोचेंगे तो ये बहुत गंभीर सवाल है कि झारखंड में आज 42% संसाधन है, तमाम क्षेत्र में कोई न कोई परियोजनाएँ खुलने वाली है। और मैं अगर कर्पूरा की कह दूँ तो वहाँ 205 गाँव में एक भी गाँव बचने की स्थिति में नहीं है। टोटल 35-36 कोल ब्लॉक हैं और सब बारी बारी करके उजाड़े जाएंगे। आप सोचिए कि ये 205 गांव उजड़ेंगे तो लोग कितना बड़े स्तर में विस्थापन होगा, बड़े स्तर में प्रकृति का दोहन होगा, वहाँ की तमाम नदियाँ की क्या हाल होगी, पर्यावरण का क्या हाल होगा। आज देखिए गर्मी कितना बढ़ गया, आज गोड्डा में 44 डिग्री तक चला गया। तो विकास का मतलब क्या है कि सिर्फ एक आदमी खूब कमा ले। आज आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों में अडानी जी का मैं थोड़ा सा कह दूँ,
हमारे साथियों ने किताब लिखा है भारत अडानी के कब्जे में। आज वो 609वें स्थान में थे 2014 से पहले। आज वो पूरे दुनिया के दूसरे अमीर आदमी का, एक आदमी का सिर्फ कॉरपोरेट का बहुत कमाई हो जाना देश का विकास होता है क्या? मैं कहूँ कि पलटूदा का नाक अगर 2 फीट लंबा हो जाए तो क्या कहिएगा? पलटूदा का शरीर का बहुत अच्छा विकास हुआ है। अगर कान थोड़ा बड़ा हो जाए उसको कहिएगा बहुत अच्छा विकास है। विकास का मतलब ये है कि समाज के सभी लोगों का उसका लाभ मिले, देश भी आगे बढ़े, और जिसके उजाड़ा गया है उस विकास का फायदा उसको भी मिलना चाहिए, न कि उसकी बलि पर हम कॉरपोरेटों का विकास करें। लास्ट सवाल रहेगा, क्या ये सब मुद्दों को जो है JBK या जयराम महतो या JBK के तमाम जो पदाधिकारी अधिकारी जो हैं, तमाम समर्थक जो हैं, क्या इस चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाइएगा? लगता है कितना पॉसिबल है? बिल्कुल। ये तो मैं अपना कह दूं कि कर्णपुरा बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग पिछले 10 सालों से संघर्ष किया है और 35 कोल ब्लॉक को एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार रद्द करवाया है। अभी अडानी का जो लड़ाई चल रहा है गोंदलपुरा में, हम लोगों ने सीधे उसको रोक रखा है। तो जब तक इस विकास में सबकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, हम कॉरपोरेटों के विकास के नाम पर हम लोग अपनी ज़मीनें नहीं देंगे। JBK या जयराम महतो ने भी ये बात क्लियर किया है कि हमको अपनी ज़मीन बचाना है और विकास करना है तो अस्थाई विकास का मॉडल खड़ा किया जाएगा। आज देखिए, विकास के नाम पर ये लूट हो रहा है। दरअसल ये विकास नहीं है। इसलिए विकास नहीं है कि ज़्यादातर जो कोल ब्लॉक आवंटन होते हैं उसमें ये तर्क दिया जाता है कि देश में बिजली की आपूर्ति किया जाएगा। ज़्यादातर 70% MU होते हैं, उसमें यही कहा जाता है कि नहीं हमको बिजली का आपूर्ति करना है। आपको बता दूं कि इस देश में जितना बिजली चाहिए उससे 5000 मेगावाट प्लस बिजली पैदा हो रहा है। नए कोल ब्लॉक MU करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं। तो ये मतलब बिजली बनाने के नाम पर कोयला निकालकर अपने दोस्तों के हाथों बेचवाने का ये एक धंधा है। ये विकास नहीं है। अगर वाकई में हमको कोयला क्यों निकालना है? बिजली बनाने के लिए। बिजली बनाने के लिए इस देश में 7 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे रोड है। उस नेशनल हाईवे रोड के बीच में जो 10 फीट का डिवाइडर है, वहाँ अगर हम सोलर लगा दें और उसमें अभी तो रात दिन बिजली बनने का जो हॉट कंस्ट्रक्शन जो आया है, उसको 2-3 चीज़ें अभी नया टेक्नोलॉजी आई है, अगर हम उसको लगा दें तो बिना एक घर उजाड़े, बिना पर्यावरण का विनाश किए, बिना कुछ किए हम लगभग बड़े स्तर पे लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं और बिजली पैदा हो जाएगा और सैकड़ों सालों तक हमको एक गांव उजाड़ना नहीं पड़ेगा। चलिए, लेकिन ये जानबूझ के इसलिए करते हैं क्योंकि विकास के नाम पर इनको प्राकृतिक संसाधनों को नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों को बेचना है और इसके पीछे राजनीतिक पार्टियों का हाथ है। वो चंदा लेते हैं और चंदा लेके धंधा बांटने का काम करते हैं। आप देखिए JBK के लोगों ने चुनाव लड़ा, कैसे लोगों ने चंदा दिया, पब्लिक ने चंदा दिया। तो हम लोग ऐसे लोग होंगे जो पब्लिक से नोट भी लेंगे और वोट भी लेंगे और उन्हीं के नोट से, उन्हीं के साझेदार से, सहयोग से हम आएंगे सत्ता में और हम इन कॉरपोरेटों का दलाली नहीं करेंगे। हम एक ऐसे विकास मॉडल को अपनाएंगे जिसमें देश का, समाज का, सबका सही मायने में लाभ हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों को जानने का प्रयास किए, जितना भी विस्थापन के दंश झेल रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए एक जो हितकारी नीति बने, उसको लेकर जयराम महतो हमेशा ही बड़े बड़े मंचों में ये दावे करते हैं कि हमारी सत्ता पे अगर साझेदारी होती है तो हम इस चीज़ों को रखेंगे। वगैरह देखने लायक बात होगा क्या कुछ बातें निकल के आएगी। जिस तरह से झारखंड के तमाम नेता मंत्रियों ने जो वादा किया था, क्या उसी तरह से जयराम महतो भी करने लगेंगे? कितना भरोसा है झारखंड वासी को? सारी चीज़ों को इस पटल के माध्यम से आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बने रहें, देखते